This is Ankit Chaudhary over here, and welcome to Ankit Chaudhary Education. Today I am bringing another chapter of physics, that is mechanical properties of solids. यार इस चैप्टर को करने से पहले आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर है किस चीज़ से रिलेटेड। तो आपको मैटर के बारे में तो पता ही होगा। अब सपोज अगर मैं आपको मैटर के बारे में समझाऊं तो हमें पता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं प्राइमरली। पहला स्टेट होता है सॉलिड, दूसरा स्टेट होता है लिक्विड और तीसरा स्टेट होता है ऑब्वियस सी बात है गैस, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों स्टेट मैंने मेंशन कर दिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो सॉलिड तो सबसे टफेस्ट सब्सटेंस होता है, ओके। बट लिक्विड और गैस एक ऐसी सब्सटेंसेस के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं जिनको आप फ्लूइड भी कहते हो। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी अ फ्लूइड। फ्लूइड मतलब क्या? कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, राइट। तो सीन ये है कि हम अपने मैटर को स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का ही नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, राइट, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बट मैटर के अंदर हम कैटेगरीज कर देंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आज का जो हमारा थीम है वो है सॉलिड को स्टडी करना, राइट। तो थोड़ा सा और बैकग्राउंड में ले चलता हूँ आपको और समझाता हूँ कि मान लीजिए सपोज कि जो हमारे पास मैटर अवेलेबल है उसके ऑब्वियस सी बात है 3 कैटेगरी जो मैंने आपको पीछे समझाया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये सॉलिड को अगर कंसीडर किया जाए तो ये सॉलिड कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसकी फंक्शनैलिटीज़ कैसी है, रियल वर्ल्ड में सॉलिड को कैसे यूज़ में लिया जाता है और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज़ हमारे पास है एक बॉक्स, ठीक है, दिस इज़ अ बॉक्स, राइट, दिस इज़ अ बॉक्स। और इस बॉक्स को अगर आप ऊपर से लेमन टर्म्स में समझो, एक आम इंसान की तरह समझने की कोशिश करो, तो आपको एक सॉलिड बॉक्स से ज़्यादा कुछ अपीयर नहीं होगा। मगर फिजिक्स की नज़र से इसके पास बहुत सारे एटम्स होंगे इसके मीन पोजीशंस पे, ये बहुत सारे पार्टिकल से बना होगा। इसका पार्टिकल कैसे बिहेव करता होगा कि भाई जैसे यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है ये क्या क्या मोशन दिखाते होंगे, उस मोशन से क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको हम नज़र रखते हुए क्या और एप्लीकेशंस बना सकते हैं सॉलिड से और क्या बना सकते हैं, यही सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है एस एल अरोरा के अकॉर्डिंग डिफाइन द टर्म डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डिफॉर्मिंग फोर्स हमारे लिए, और हमें ये डिफॉर्मिंग फोर्स डिस्कस करना है। हमें डिफॉर्मिंग फोर्स पढ़ना है, साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि इलास्टिक क्या होता है, यानी कि इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, प्लास्टिसिटी पढ़ेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ क्या क्या होती है ये जानना है। तो सबसे पहले है इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ अ सॉलिड, यानी कि जो भी सॉलिड है ना या तो इलास्टिक होंगे या प्लास्टिक होंगे, या फिर एक और कैटेगरी आती है रिजिड की, राइट। तो रिजिड क्या होता है? जिनका आप शेप एंड साइज खुद से नहीं बदल सकते हो। खैर, हम बात कर रहे हैं फिलहाल तो इलास्टिक और प्लास्टिक की। तो चलिए, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। बाई अ रिजिड बॉडी वी जनरली मीन अ हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट हैविंग अ डेफिनेट शेप। रिजिड बॉडी को देख के आप यही समझते हो कि उसका एक डेफिनेट शेप होगा और वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा। रियलिटी में जैसे आप देखो तो ब्रिक्स वगैरह को कंसिडर करो, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है रिजिड बॉडी के। आयरन रॉड को कंसिडर करो, उनको देख के क्या फील आता है आपको? यही ना कि यार वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होंगे, उनका शेप जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिनेट होगा, ठीक है। अब यार एक रॉड जो है वो सिलेंड्रिकल शेप में, तो सिलेंड्रिकल ही रहेगा ना, आपके देख लेने से वो सर्कुलर थोड़ी हो जाएगा। चलिए, इन रियलिटी सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। पर सच्चाई तो ये है कि सॉलिड बॉडी पूरी तरह से रिजिड नहीं होते हैं। अच्छा, क्यों नहीं होते हैं ये समझेंगे। दे कैन बी स्ट्रेस्ड, उनको आप स्ट्रेस्ड भी कर सकते हो, उनको आप कंप्रेस भी कर सकते हो, उनको आप बेंड भी कर सकते हो, ठीक है। When an external force is applied on a body may get deformed, यानी कि जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई किया जाता है उस पर तो सॉलिड ऑब्जेक्ट भी आप डिफॉर्म होता हुआ दिखेगा। अब ये डिफॉर्म क्या है इसको तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिफॉर्म मतलब अपने साइज को चेंज कर लेना। When the deforming force is removed, some bodies tends to regain their original size। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सॉलिड के साइज को आप परमानेंटली कभी भी चेंज नहीं करते हो, किसी किसी केस में होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। बट सॉलिड के साथ ये है कि अगर आपने उस पर फोर्स लगाया तो उसका जब तक फोर्स लगाया तब तक ही साइज चेंज होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास एक स्पंज है, ठीक है, स्पंज सबको पता होगा, और मैं इधर से आके इसको कंप्रेस कर देता हूँ, ठीक है, कंप्रेस कर देता हूँ, तो इसका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने इस फोर्सेस को, ये जो फोर्स लगाया मैंने, इस फोर्स को हटा लूँगा, इसका साइज़ वापस से नॉर्मल हो जाएगा जैसे पहला था। तो ये चीज़ कहने का मतलब है कि डिफॉर्मिंग फोर्स आप जो लगाते हो ना वो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है। तो अब डिफॉर्मिंग फोर्स समझने का टाइम आ गया है। देखिए क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। इफ़ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, विच इज़ नेदर फ्री टू मूव नॉर फ्री टू रोटेट, मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ना
फ्रीली रोटेट कर रहा था, ना ही घूम रहा था। जैसे मान लीजिए ये ब्रिक होता, सपोज़ कि ये जो है एक ब्रिक होता, इसको रब करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि दोबारा से बनाएंगे, हम अपने सामने ब्रिक बनाते हैं। सपोज़ ये हमारे सामने एक ब्रिक होता, तो ये ब्रिक फ्री थोड़ी है मूव करने के लिए, ना ही ये कहीं मूव कर रहा है ना ही रोटेट कर रहा है, ये तो एज इट इज सॉलिड क्रिस्टल के तौर पे है। ओके, इफ अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज नीदर फ्री टू मूव नॉर फ्री टू रोटेट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी आर फोर्स टू अंडरगो अ चेंज इन देयर रिलेटिव पोजीशन। तो अगर यार आप इस पर कोई फोर्स लगाओगे ना, तो इस बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है उनको फोर्सफुली अपने पोजिशन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एज अ रिजल्ट द बॉडी में अंडरगो चेंज इन लेंथ, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि हो सकता है इसके शेप एंड साइज में कुछ चेंजेज आ जाए। हो सकता है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्यों? आपने इस पर एक फोर्स लगा दिया, और आप जो फोर्स लगाते हो उसे कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, एज अ रिजल्ट बॉडी में अंडरगोज अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप, कुछ भी चेंज हो सकता है, लेंथ भी, वॉल्यूम भी, शेप भी। अ फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। तो जिस फोर्स ने इसके शेप एंड साइज को चेंज किया उसे क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो आपने जो लगाया था उसे क्या कहेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने लगाया इस पे डिफॉर्मिंग फोर्स। राइट बच्चों, समझ में आ गया? चलिए, अगर आ रहा है समझ में तो लाइक बटन को हिट कर दें। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी। राइट, अगर आपने जो भी इस पे फोर्स लगाया था, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया था, ये हटाने के बाद आप जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर देते हो, ये जो ऑब्जेक्ट था अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, जैसा पहले था वैसा ही बाद में भी हो जाता है। तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी कहेंगे। हम कहेंगे इसको इलास्टिक बॉडी। राइट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलास्टिक बॉडी। ठीक है, इलास्टिक बॉडी क्या करता है? रीगेन कर लेता है, रीगेन, ठीक है, या फिर दोबारा से वैसे ही हो जाता है जैसे पहला था। राइट, तो ये है इलास्टिक बॉडी। बहुत सारे इलास्टिक बॉडी के एग्जांपल आते हैं, रबर बैंड हो गया, उसके बाद आप किसी भी स्प्रिंग को खींच लो। तो देखो यार, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग जो है ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है इलास्टिक बॉडी का। ठीक है, जैसे आप इस पे, जब तक आप इधर से क्या कर रहे हो, आप अपने इन हाथों से इस पे क्या लगा रहे हो? डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान दें, आप इस पे लगा रहे हो डिफॉर्मिंग फोर्स। राइट, इधर से भी लगा रहे हो आप डिफॉर्मिंग फोर्स, लेकिन यार हर वक्त थोड़ी लगाओगे। जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हट जाएगा, आप स्प्रिंग को यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स देना बंद कर दोगे, तो ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं इलास्टिक बॉडी। राइट, जिसके अंदर रीगेन करने की एबिलिटी हो। तो अच्छे से समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है? If a body regain its original size and shape completely and immediately after the removal of deforming force, यानी कि जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो लगाना बंद कर दिया, वो उसी वक्त इंस्टेंटली अपने शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, और कंप्लीटली। अब ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंप्लीटली का मतलब है कि आप सोच के देखो, एक रबड़ है, उसको आप खींचते हो, तो क्या वो 100% उस साइज को रीगेन करता है? नहीं, वो कुछ ना कुछ तो फिर भी इंक्रीज हो ही जाता है उसके लेंथ में, बार बार खींचने की वजह से। तो उसको हम नहीं कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, उसको हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी। राइट, उसको हम कहेंगे इलास्टिक बॉडी, इलास्टिसिटी। मगर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में वो होता है जो 100% जैसे पहले था वैसा ही बाद में हो जाए, कंप्लीटली अपने आप को चेंज कर ले, तो उसे कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और इंस्टेंटली, उसी क्षण, ये नहीं कि बाद में धीरे धीरे। जैसे आप स्प्रिंग को देखो, ठीक है, आप इसको इधर से दबा दबा के इसके साइज को वैसे ही कर रहे हो जैसे पहले था, तो ये परफेक्टली इलास्टिक का एग्जाम्पल नहीं हुआ। ठीक है, एक तो जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, उसी वक्त ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है और उतना ही लेंथ में आ जाता है जितना में पहले था, तो आप इसको कहोगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है, समझ आ गया। प्लास्टिसिटी की बात करते हैं। इफ़ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज, अब भाई अपने ओरिजिनल साइज को रीगेन ही नहीं कर रहा हो, अगर मान लो आपके पास चेयर है प्लास्टिक की, तोड़ दो या उसको खींच दो, ठीक है, थोड़ी अपने साइज को चेंज करेगा वापस, ठीक होगा वो, तो उसको आप क्या कहते हो? प्लास्टिसिटी कहते हो। मतलब आपके द्वारा लगाया गया डिफॉर्मिंग फोर्स एक बार उसके साइज को परमानेंटली चेंज कर देगा, वो वापस वैसा पहले जैसा नहीं होगा, तो ऐसे वो कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। यानी फिर से समझो यार, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, इस पर मैंने इधर से लगा दिया डिफॉर्मिंग फोर्स, अब बेशक मैं ये हटा भी लूँ ना, तब भी जैसा ये खिंच गया है ना, अब वो वैसे ही खिंचा ही रहेगा। ठीक है, पुट्टी जो होती है, वॉल पुट्टी जो होती है, या फिर पैराफिन वैक्स होता है, ये तकरीबन आप कह सकते हो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल मैं दिखाऊं तो ये जो है ना आपका, ये जो है ओके राइट, पहले प्लास्टिसिटी की बात कर लेते हैं, प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो प्लास्टिसिटी के एग्जाम्पल में जो है आपके सामने आता है च्युइंगम। ठीक है, च्युइंगम की बात की जाए तो होता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल दूं तो ये आता है आपके पास क्वार्ट्स। राइट, ये आता है आपके पास, मैं इसको ठीक से लिखता हूँ,
क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज का मतलब होता है एक प्रकार का कपड़ा है ये। अगर आप ना इसको चाहे जितना खींच लो, लेकिन जैसे ही आप इस पे से अपना रिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे वापस ऐसा ही हो जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी का, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का। ठीक है, इवन रबड़ भी होता है, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता क्योंकि वो थोड़ा बहुत खिंच जाता है, मगर ये आपके लगाए गए डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग जो हम लगाते हैं उस फोर्स के हटाने के बाद, रिमूवल के बाद ये इमिडिएटली और कंप्लीटली वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। तो ये कपड़ा जो होता है ना काफ़ी कॉस्टली आता है, क्वार्ट्ज इसे बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल है यार, ये च्युइंगम देखो। ठीक है, ये च्युइंगम जो है, ये एग्जांपल किस में आएगा? च्युइंगम जो है, च्युइंगम का एग्जांपल आप ले सकते हो प्लास्टिसिटी में। ठीक है, आप च्युइंगम को एक बार खींच लो तो वो क्या वापस वैसा हो जाता है? नहीं होता। तो ये च्युइंगम जब आप एक बार खींच लेते हो तो अपने ओरिजिनल शेप को ये रीगेन नहीं करता। तो ये एग्जांपल है प्लास्टिक बॉडी का। ठीक है, अब आपको कहोगे भैया ये प्लास्टिक तो है नहीं, बट काइंड ऑफ ये प्लास्टिक बॉडी जैसा ही बिहेव करता है। जो प्लास्टिक हम देखते हैं वो नहीं, साइंस के हिसाब से प्लास्टिक है या नहीं, रीगेन नहीं कर पा रहा, प्लास्टिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन था, एक और एग्जांपल है यहाँ पे पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स भी आता है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी में। वैक्स यार मोमबत्ती वगैरह देख लो, या फिर ये देखो ये होता है आपका पैराफिन वैक्स, ये भी एग्जांपल है प्लास्टिक बॉडी का। ठीक है, चलिए तो ये भी आपको समझ आ गया। ठीक है, वैक्स मोमबत्ती जो होता है, कैंडल जो होता है, वो भी प्लास्टिक बॉडी में आता है। आप उसको एक बार उसके साइज़ को चेंज कर दो तो थोड़ी वो रीगेन करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है कि गिव एन एक्सप्लेनेशन ऑफ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इंटर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।